Hello guys, how are you? My name is Jagat Kumar. Today I teach you sentence. How many kinds of sentence and full describes. Please attention is my word. Sentence. सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। इसका हिंदी डिफिनेशन जो होती है वो कहा जाता है कि शब्दों का एक समूह जो एक उचित अर्थ दे उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अंग्रेजी में इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो सेंटेंस की भूमिका क्या होती है कि जैसा कि लोग पढ़ाते हैं और बताते भी हैं कि सेंटेंस की उत्पत्ति और सेंटेंस कैसे होता है। जैसा कि मैं पहले एक छोटा सा आप लोगों को बताता हूँ एक ट्रिक कि जब भी हमारे सेंटेंस की उत्पत्ति हुई है तो पहले होता है लेटर से। ध्यान दीजिएगा, किससे होता है? लेटर से। यानी लेटर्स जो होते हैं, लेटर्स के द्वारा यानी एक से अधिक लेटर्स को जब हम मिलाते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं तो जाकर के हमारा एक वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। ठीक। और इसी वर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है मतलब एक से अधिक वर्डों को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ एक हमारा बना करके फ्रेज बनता है। और फ्रेज जो होता है ये अधूरा होता है। तो एक से अधिक वर्डों को जब हम मिलाते हैं, बाद में कॉम्बिनेशन करते हैं तो ये हमारा एक सेंटेंस बनाता है। और इस सेंटेंस के द्वारा जब एक से अधिक सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो ये एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों मिला करके एक पैराग्राफ बनाते हैं। और एक पैराग्राफ यानी एक से अधिक पैराग्राफ का कॉम्बिनेशन जब होता है तो जाकर के एक पैसेज का निर्माण होता है। तो ये कॉम्बिनेशन चलती रहती है कि जब भी सेंटेंस आपको पढ़ना होता है तो सेंटेंस की भूमिका क्या होती है इसके बारे में जानना जरूरी होता है। बट पहले हम इसके बेस को देखते हैं कि एक से अधिक लेटर्स जो होते हैं, एक से अधिक लेटर्स के मिलने से कॉम्बिनेशन से हमारे वर्ड का फॉर्मेशन होता है। और एक से अधिक जब वर्ड मिलते हैं तो एक फ्रेज बनता है। अब फ्रेज का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि फ्रेज जो होता है ये मेरा इनकम्प्लीट होता है, मतलब अपूर्ण अर्थ देता है। बट ये अपूर्ण अर्थों का एक कॉम्बिनेशन जब मिलाते हैं ले जाकर के तब एक सेंटेंस बनता है। यानी अगर देखा जाए तो उत्पत्ति शब्दों की ग्रुप से बताई जाती है, बस उसमें फ्रेज को छोड़ दिया जाता है और सेंटेंस बनता है। तो एक से अधिक शब्दों का जब ग्रुप होता है तो ये सेंटेंस बनता है। जबकि आज हमें इसी टॉपिक पे स्टडी करना है, सेंटेंस पे ही हमें स्टडी करना है और सेंटेंस के बारे में ही जानना है। काइंड ऑफ सेंटेंस देखना है, टाइप ऑफ सेंटेंस देखना है कि कैसे कैसे क्या होते हैं। ठीक है। अब सेंटेंस, एक से अधिक सेंटेंस जब हमारे होते हैं तो उससे हमारा एक पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ बनता है। और जब एक से अधिक पैराग्राफ होते हैं उसके बाद में हमारा एक पैसेज का निर्माण होता है। और इस माध्यम से अंग्रेजी के इस स्टेप बाय स्टेप से होकर के एक पैसेज का निर्माण होता है। सर्वप्रथम लेटर्स, उसके बाद में वर्ड, उसके बाद में फेज के बाद में सेंटेंस के बाद में पैराग्राफ और पैराग्राफ के बाद में पैसेज। ठीक है। तो फिर हम बताते हैं आगे आपके सेंटेंस के बारे में। ये हमारा यहाँ से फॉर्मेशन होता है, वर्ड फॉर्मेशन इक्वल टू वर्ड फॉर्मेशन, लेटर टू मेक वर्ड एंड वर्ड टू मेक फ्रेज एंड फ्रेज टू मेक सेंटेंस, बट इट इज इनकम्प्लीट and is completely to sentence, and then sentence is combination to paragraph and many paragraphs is combined to make passage. Then जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसेज की कॉम्बिनेशन क्या होती है, ये पैसेज तैयार होता है उसका भूमिका उसके पहले पैराग्राफ पे होती है। तो पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि जब हम एक से अधिक पैराग्राफ को मिलाते हैं तो जाकर के हमारा पैसेज का निर्माण होता है। जबकि आज हमें इस स्टेज में तीसरे स्टेज को हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस, तो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस की पहली भूमिका होती है काइंड ऑफ सेंटेंस। काइंड ऑफ
सेंटेंस, ये होते हैं वाक्य के भेद। इसका हिंदी होता है वाक्य के भेद। गाइड्स ध्यान दीजिएगा इसमें कि वाक्य के भेद और वाक्य के प्रकार में अंतर होता है, ठीक है। तो मेन जो सिचुएशन सामने आती है, काइंड ऑफ सेंटेंस अगर कोई आपसे पूछता है तो काइंड ऑफ सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, बट अगर कोई टाइप ऑफ सेंटेंस पूछता है तो टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे 2 होते हैं। इस पे ध्यान रहे आपको। तो काइंड ऑफ सेंटेंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब 5 सेंटेंस में क्या बात होती है कि जैसे कुछ लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, कुछ लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, बट ये सही है कि सेंटेंस जो हमारा होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और 5वां एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हिंदी में इसको कहा जाता है साधारण वाक्य, इसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस को कहा जाता है आदेशवाचक या आज्ञावाचक, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कहा जाता है इच्छा सूचक, और इसको कहा जाता है विस्म आदिबोधक। ये हमारे 5 सेंटेंस होते हैं। जैसा कि लोगों का बताना होता है कि सेंटेंस को 6 भागों में बता देते हैं, लेकिन रीजन क्या होता है कि इस असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत में 2 सेंटेंस को रखा जाता है जिसे हम कॉमनली तौर से नहीं पढ़ते हैं, इसी के अंडर पढ़ते हैं। एक इसी में होता है हमारा अफर्मेटिव और दूसरा हमारा होता है निगेटिव, जबकि कहीं कहीं किसी किताबों में निगेटिव को भी एक सेंटेंस बना दिया जाता है, इसलिए इनकी संख्या 6 बताई जाती है। लेकिन कॉमनली रूप से सेंटेंस हमारे 5 ही होते हैं, इसके अंडर में आते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक या यस या नो टाइप का क्वेश्चन होता है और दूसरा WS टाइप क्वेश्चन होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि यस या नो टाइप वाला जो क्वेश्चन होता है, इसके बारे में अभी आपको इसके बारे में वर्णन करूंगा और बताऊंगा कैसे इसका कॉम्बिनेशन किया गया है और कैसे इसका डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए हम चलते हैं असर्टिव सेंटेंस की तरफ। असर्टिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस का मतलब ही होता है साधारण वाक्य। साधारण का मतलब होता है जैसे कि हम लोग बोलते हैं आपस में, आइए, खाइए, जाइए, सुनिए, उठिए, बैठिए, इन सब की बातों में जैसे हम लोग कहते हैं, यही इसकी भाषा होती है कि अरे वो आए, कुछ आए और चले गए, आते हैं, जाते हैं। हाय गाइड्स, बीच में एक कॉल आ गया था, उसके लिए सॉरी। फिर आगे का स्टेप देखते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस, अब असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत में 2 सेंटेंस को रखा जाता है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस,
और दूसरा होता है इसी में निगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब भी यही होता है साधारण वाक्य, या इसी को कहा जाता है सकारात्मक वाक्य, और इसे कहा जाता है नकारात्मक वाक्य। ध्यान रहे कि अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस में कोई डिफरेंट नहीं होता है। जैसा कि साधारण भाषा में हम लोग बोल दिए कि वो आइन, खाइन, चल गई, तो ये सब चीज हमारी जो होती है भैया, ये हमारे साधारण भाषा में हम लोग बात करते हैं। दूसरी बात जिसे कहते हैं, गांव वाले लोग कहते हैं या कोई कहता है, अरे भैया आ जाओ लेकिन ना ही आए। तो जब ना ही आए तो मतलब का निगेटिव सेंस लग गया। तो जब निगेटिव भैया लग गया तो जान लीजिए कि वह वाक्य हमारा नकारात्मक हो गया। ठीक है, तो ऐसे केस में जहां पर हमको ना शब्द का विरोध हो, मतलब ध्यान दीजिएगा, जहां पर नहीं शब्द हमको मिले, ना शब्द मिले, अगर ऐसा शब्द भी हमको मिल रहा है तो सीधे समझिएगा कि वह जो सेंटेंस हमारा है वो नकारात्मक को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे चल करके कि सकारात्मक और नकारात्मक की बात क्या होती है। तो भैया देखिए, कोई भी चीज पाने के लिए सबके पास में दो सोचें होती हैं। जैसे एक सकारात्मक सोच होती है और एक नकारात्मक सोच होती है। तो ऐसे स्टेप में ध्यान रहे कि जहां पर सकारात्मक होगा वहां पे नकारात्मक का कॉम्बिनेशन तो कंपलसरी होता है। अगर ये दोनों थिंक सामने ना आए तो आदमी क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी नहीं, सभी के पॉजिटिव के साथ में निगेटिव सेंस भी रहता है। ध्यान रहे, तो ऐसे केस में सेंटेंस जैसे हमने बताया, हमने लिखा है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। एक वाक्य मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे मैंने कहा कि इसी में मैंने लिखा राधा sings a song, sings a song। अब राधा एक गीत गाती है, ठीक है, तो ये हमारा किस में हो गया, अफर्मेटिव में हो गया। क्यों हो गया भैया, क्योंकि सीधी सी बात है कि राधा सिंग्स ए सॉन्ग, यानी राधा एक गीत गाती है। तो गाती है तो भैया सीधी सी बात है कि हाँ वो गाना गा रही है। अब गाने की क्रिया तो उसकी हो ही गई। अब राधा एक गीत गाती है तो इसमें कहीं पे नकारात्मक शब्द हमको नहीं मिला। लेकिन अगर कोई कहता कि राधा गीत नहीं गाती है, राधा गीत नहीं गाती है, तब क्या आप लिखते, तो आप यहीं पे लिखते कि राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब ये किसमें आ गया भैया, हमारा निगेटिव में। अब ध्यान रहे आपको कि सकारात्मक वाक्य किसमें चेंज हो गया, नकारात्मक वाक्य में। अब नकारात्मक का मतलब क्या, हमको नॉट मिला। अब जब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, तो यही होगा कि राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा एक गीत गाती है। इसमें ना शब्द कहीं नहीं आ भैया, ना नहीं आना, तो ये हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव का मतलब साधारण भाषा में बात की जा रही है। किसमें की जा रही है, साधारण भाषा में बात की जा रही है। लेकिन जब यहाँ पे शब्द आता है कि राधा डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी राधा एक गीत नहीं गाती है, तो भैया सीधी सी बात हो गई, इंडिकेट कर दिया कि इसमें नकारात्मक सेंस हमको मिला कि नहीं मिला, मिला ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये नॉट की जो भूमिका होती है, इंपॉर्टेंस होती है निगेटिव सेंटेंस में। अब ऐसे ऐसे कहीं कंडीशन में अंग्रेजी का वाक्य आएगा, कहीं पे आपको हिंदी शब्द मिलेगा, तो हिंदी से जब अंग्रेजी में ट्रांसफर करेंगे तो जैसा उसका सेंस रहेगा उसी के अनुसार आप काम करेंगे। बट अगर कहीं पे आपको अंग्रेजी मिला है तो अंग्रेजी में आपको नो शब्द भी मिल सकता है, ध्यान रहे, नॉट शब्द भी आपको मिल सकता है, ध्यान रहे, नेवर शब्द भी आपको मिल सकता है, ध्यान रहे, ठीक है, नन शब्द भी आपको मिल सकता है, ध्यान रहे भैया। ऐसे वर्ड है जो आपके सामने आ सकते हैं। अब ऐसे शब्द को आप अंग्रेजी में देख सकते हैं, हिंदी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हिंदी में तभी आप इसका यूज करेंगे जब उसका हिंदी वाले वाक्य में कभी नहीं का शब्द का प्रयोग होगा, इसमें से कोई नहीं का प्रयोग होगा, तब ऐसे सेंस में आप इन सब का प्रयोग करोगे। लेकिन जब कहीं भी आपको अंग्रेजी में कोई सेंटेंस मिलेगा तो नो कहीं पे दिख गया, नॉट कहीं पे दिख गया, नेवर कहीं पे दिख गया, नन कहीं पे दिख गया, तो ऐसे केस में जो सेंटेंस बनेगा वो हमारा निगेटिव बनेगा। आई बात समझ में। फिर चलते हैं अगला वाक्य जो हमारा था, हमने बताया था आपको इंटेरोगेटिव। क्या बताया था, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान दीजिएगा,
इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। देखिए इसके सेंस से ही पता चल रहा भैया कि इसमें जब भी कोई कार्य होगा इस सेंटेंस में तो प्रश्न वाली बात होगी, यानी उसमें कुछ ना कुछ आपको टिप्पणी करना पड़ेगा, प्रश्न तो जरूर पूछेगा। अब चाहे जो आपसे प्रश्न पूछे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है इसको दो प्रकार से होते हैं। एक पहला होता है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप के क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं, और दूसरा होता है WS टाइप। WS टाइप क्वेश्चन होता है भैया अब ध्यान दें आपको यस या नो टाइप का जो क्वेश्चंस होता है ये आप हमेशा ध्यान दें कि ये हमेशा स्टैंड जो होता है स्टैंड विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टैंड विथ हेल्पिंग वर्ब कौन होता है आपका यस या नो टाइप का क्वेश्चन। बट ये जो होता है WS टाइप क्वेश्चंस ये स्टैंड विथ WS टाइप क्वेश्चन से होता है। अब इसमें कॉम्बिनेशन क्या होती है कि यस या नो टाइप का जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो सहायक क्रिया से शुरू होती है। अब जब वो सहायक क्रिया से शुरू होती है तब आप उसका एक अक्षर में ही जवाब दे देते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम्हारे पिताजी का तबीयत ठीक है, तो सीधी सी बात है अगर ठीक है तो हाँ, अगर ठीक नहीं है तो ना। ये बात होती है यस या नो टाइप वाले में। लेकिन जब WS टाइप की बात होगी भैया तो आपको विस्तृत करके बताना पड़ेगा। विस्तृत का मतलब ये, जैसे मैंने पूछा कि आपके पिताजी क्यों अस्पताल गए हैं, तो आप क्या बताओगे कि पिताजी अस्पताल इसलिए गए हैं क्योंकि उनके पेट में मतलब जो स्टोमक है उनके स्टोमक पेन है, दर्द है, इसी की वजह से वो कहाँ पे गए हैं, हॉस्पिटल में गए हैं। लेकिन इसमें आपको ये वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, इसको केवल एक शब्द में आपको बोल देना है। क्या बोल देना है कि यस या नो। हमने कहा क्या तुम खाना खाए होंगे भैया तो यस, नहीं खाए हैं तो नो। लेकिन हमने इसमें पूछा कि आप खाना क्यों नहीं खाए, आप खाना क्यों नहीं खाए। तो अब ऐसे कंडीशन में हमने खाना नहीं खाया तो इसका मेन पर्पज क्या हो सकता है, या तो मुझे भूख नहीं लगी होगी, भाई मुझे बताना पड़ेगा आपसे ना कि मैंने खाना इसलिए नहीं खाया, या मैं घर से खाना खा के आया था मुझे भूख नहीं थी, या मेरे पेट में या मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम थी, या मेरी इच्छा नहीं थी, तो उसके बारे में आपको वर्णन करना पड़ेगा। अर्थात ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, ध्यान रहे क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। बट ये डिस्क्राइबिंग वर्ड नहीं होता है, यानी इसमें आपको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा पूरे सेंटेंस को। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यस या नो टाइप का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा डज ही गो टू आगरा। मैंने आपसे या किसी से पूछा, प्रश्न की बात हो रही है कि डज ही गो टू आगरा, क्या वह आगरा गया। तो अगर वह आगरा गया होगा तो आप कहेंगे यस। किससे ज्यादा बताएंगे आप, नहीं बताएंगे ना, क्योंकि मैंने केवल आपसे यही प्रश्न किया है कि क्या वह आगरा गया, तो आप कहेंगे हाँ, अगर गया तो यस, अगर नहीं गया तो नो। एक वर्ड में आप जवाब इसका देंगे। लेकिन जब हम WS टाइप में पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, यही पूछेंगे कि देखो हमने इसे पूछा कि व्हाई डज, ध्यान रहे, व्हाई डज ही गो टू आगरा। अब बताइए आप, मैंने पूछा व्हाई डज ही गो टू आगरा, माने वह आगरा क्यों गया। अब कहानी आपके पास में बढ़ गई कि वह आगरा क्यों गया। अब भैया यहाँ पे आपको एक शब्द में जवाब नहीं देना है। क्यों नहीं जवाब देना है, क्योंकि ये स्टैंड हेल्पिंग वर्ब से नहीं है, स्टैंड हेल्पिंग वर्ब से नहीं है। स्टैंड किससे है, WS टाइप क्वेश्चन से है। और हमने आपसे यही बताया था कि WS टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा, यानी उसका जवाब आपको वर्णित कर करके देना पड़ेगा, एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ेगा कि इसी कंडीशन से यह नहीं हुआ है। तो अब कारण क्या हो रहा है कि व्हाई डज ही गो टू आगरा, यानी वह आगरा क्यों गया। अब आगरा जाने का मेन पर्पज क्या है, एग्जाम देने के लिए गया है, या परीक्षा मतलब मान के चलिएगा आगरा विजिट करने के लिए गया है।
या किसी टूर में गया है, या फिर वो कमाने के लिए गया है, या फिर ये केवल मनोरंजन के मन से गया है, मतलब किसी भी मेथड से जब भी आगरा गया है तो आप उसको क्या करेंगे कि हाँ, तो आप क्या लिखेंगे कि वह आगरा किस लिए गया है, तो आप क्या कहेंगे कि वह आगरा का ताजमहल देखने के लिए गया है, यानी फेमस प्लेस है। क्या आगरा का फेमस प्लेस क्या है? आगरा का ताजमहल। तो आपने क्या बताया कि वो आगरा का मतलब आगरा वह क्यों गया है, तो मैंने आपको जवाब दिया कि वह आगरा का ताजमहल देखने के लिए गया है। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न भैया इसमें पूछे जाते हैं। अब अगला स्टेप समझ में आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके आएंगे मात्र दो, एक स्टैंड विथ हेल्पिंग वर्ब और एक स्टैंड विथ WS टाइप क्वेश्चंस। ये दोनों ध्यान रहे, जहां हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी उसका आंसर यस या नो में देंगे, और जहां पर WS टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसका वर्णन आप डिस्क्राइब में करेंगे। ठीक है। अब अगला स्टेप आपका आता है, इसी सेंटेंस में मैंने आपसे बताया था कि तीसरा हमारा आता है वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होता है भैया। अब इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ही है आदेशवाचक। ध्यान रहे, इसको आदेश भी कहा जाता है, इसको आज्ञा सूचक भी कहा जाता है। दोनों में से कहीं भी कुछ दिया रहेगा तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब सीधी सी बात चल रही है कि इसमें यही पता चलता है कि जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस आएगा तो इसमें ध्यान रहे आपको हमेशा किस चीज का ध्यान देना रहता है। खास तौर पे इसमें आदेश की बात की जाएगी, मतलब ऑर्डर की बात की जाएगी, इसमें रिक्वेस्ट की बात की जाएगी, इसमें सजेशन की बात की जाएगी, इसमें एडवाइस की बात की जाएगी, ठीक है, इसमें फॉरवर्ड की बात की जाएगी। ठीक है, तो ये सब केसेस इसमें किए जाएंगे, यानी कहीं आदेश दिया जाएगा, कहीं पे आपसे आग्रह किया जाएगा, कहीं पे आपको जो है सुझाव दिया जाएगा, कहीं पे सलाह दिया जाएगा, कहीं पे मना भी किया जाएगा। ठीक है, कहीं पर आपको धमकी वगैरह भी दिया जाएगा। इस सेंटेंस में इंपरेटिव केस, जैसे मैंने कहा प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी a glass water। अब बात आती है कि प्लीज गिव मी a glass water, यानी कृपया मुझे। अब देखिए इसमें कौन सा सेंस सामने आ रहा है, इसका जो सेंस भैया वो रिक्वेस्ट की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो रिक्वेस्ट के सेंस की जब बात आती है तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जब भी रिक्वेस्ट की बात आएगी तो यहाँ पे ये शब्द आपको जरूर मिलेगा। अब हमने बताया कि अगर आपको सेंटेंस में कहीं इस तरह से बात होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी सेंटेंस की बात हो रही है तो सीधी सी बात में आप कहेंगे कि इसमें इंपरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। अब इंपरेटिव क्या हो रहा है, अब ये कह रहा है प्लीज गिव मी ए ग्लास वाटर, यानी कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। अब एक गिलास पानी जब भी आप किसी से मांगेंगे तो आदेश करेंगे नहीं करेंगे ना, रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये आपकी डिजायरेबल है, आपकी इच्छा है, और ये पानी आप तब मांग रहे हैं क्योंकि आप प्यासे हैं। अगर प्यासे ना होते तो आप किसी से रिक्वेस्ट करते नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि गेट आउट, ध्यान रहे मैंने कहा गेट आउट ऑफ माय क्लास, गेट आउट ऑफ माई क्लास, यानी मेरे क्लास से बाहर चले जाओ। कहाँ, कौन सा सेंस आ रहा है, मैं क्या कहा आपसे, मान लीजिए किसी ने आए क्लास में बदतमीजी किया, कुछ किया, मैंने उससे कहा भैया चले जाओ, निकलो मेरे क्लास से, तुमको नहीं एंट्री करनी है। तो मैंने क्या किया वहां पे, उनको ऑर्डर दिया। क्यों, क्योंकि अब आपको मेरी क्लास में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप जाओ। तो ऐसे गेट, ऐसे सेंस में जब भी बात आएगी तो यहाँ पे ऑर्डर की बात आ रही है। अब कोई आपसे पूछे ये सेंटेंस कौन सा है, तो सीधी सी बात में है कि ये मेरा इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का रूल ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, सजेशन आएगा, एडवाइस आएगा, फॉरवर्ड आएगा। फिर जैसे मैंने कहा इफ यू, ध्यान रहे देखिएगा, इफ यू नॉट स्टडी, फिर हमने कहा यू कैन नॉट पास यूपी बोर्ड
एग्जामिनेशन। ये बताइए, मैंने कहा कि इफ यू नॉट स्टडी, तुम अध्ययन नहीं करोगे तो यू कैन नॉट पास यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, तो तुम यूपी बोर्ड की परीक्षा को पास नहीं कर सकोगे। अब बताइए, ये मैंने क्या किया, आपको एडवाइस दिया कि नहीं दिया? मैंने आपको सलाह दिया कि बाबू अगर आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे, तभी ऐसे केस में आपके पास में ये भूमिका बनेगी कि आप यूपी बोर्ड का जो एग्जाम है उसको क्रैक कर पाओगे, अन्यथा आप क्रैक नहीं कर पाओगे। अब ऐसा केस सामने आपके पास में आता है तो आप क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी आपका हितार्थ के बारे में सोचेगा तो आपको सलाह ही देगा बाबू। क्या देगा? सलाह ही देगा कि बेटा ये काम आप करोगे, इसमें आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, ये काम आप करिए, इसमें आप सफल हो जाएंगे, इसमें आपकी भूमिकाएं बढ़ती रहेंगी। तो ऐसे केसेस में हमने क्या कहा कि आपको सुझाव दिया। तो इस तरह का जब भी कोई सेंटेंस आएगा तो आपके दिमाग में सेंस की बात उठेगी। तो अगर कोई पूछेगा भैया किस सेंटेंस की बात कही जा रही है, तो तुरंत आप ऐसे ऐसे वर्डों को देखेंगे कि इस सेंटेंस में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। अगर कहीं पे ऑर्डर की बात होती है तब भी इंपरेटिव होगा, कहीं पे रिक्वेस्ट की बात होती है तब भी इंपरेटिव होगा, कहीं सजेशन की बात होती है तब भी इंपरेटिव होगा, कहीं एडवाइस की बात होती है तब भी इंपरेटिव होगा, और कहीं पे किसी भी कोई कार्य आप करने जा रहे हैं और कोई आपको मना करा नहीं, बेटा इस काम को मत करो, ये आपके लिए हानिकारक है या आपको नुकसानदायक होता है, तो ऐसे केस में अगर कहीं पे फॉरवर्ड की बात आती है, कोई मना आपको करता है, तब भी वो मेरा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ये हमारे तीसरे सेंटेंस पे दिया इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक। अब इच्छा सूचक की बात जब भी सामने आती है तो इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि आदमी डिजायरेबल होगा। तो इसमें दो चीजों का ध्यान दिया जाता है, खास तौर में इसमें कोई विश की बात करता है, कोई प्रे की बात करता है, कोई प्रे की बात करता है। मतलब इसमें एक इच्छा व्यक्त किया जाता है, एक प्रार्थना किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आता है, कहते हैं कि लिव लॉन्ग यू, लिखते हैं लिव लॉन्ग यू। ये सेंटेंस आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बहुत स्थानों पर ऐसे लिखा रहता है, बहुत जगह रहता है, जिसपे कभी किसी ने केयर नहीं किया होगा कि ये किस सेंटेंस की बात की जा रही है। मैं आज आपको बता दूं कि ये यहाँ पे लिखा रहता है कि लिव लॉन्ग यू, इसका मतलब होता है दीर्घ आयु। अब दीर्घ आयु का मतलब क्या होता है? कोई भी आदमी होगा तो आपके प्रति ये बताइए डिजायर की भावना रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा ना। तो ऐसे सेंस में ये क्या होता है? विश की बात करता है, इच्छा रखता है कि क्या होता है कि आप लंबे समय तक जियो, दीर्घ आयु हो। अब दीर्घ आयु की बात होती है, कहीं कहीं पे लिखा रहता है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या होता है भैया? प्रेयर करने की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रे करते हैं कि हे भगवान आप हमेशा उसको क्या रखो, मतलब सुखी रखो। गॉड ब्लेस यानी आपका आशीर्वाद हमेशा उस पर बरकरार रखे। तो इस तरह का अगर कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो ये सेंटेंस हमारा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब हम चलते हैं इस स्टेप का आखिरी सेंटेंस। जो आखिरी सेंटेंस हमारा है वह है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का ही मतलब होता है विस्म आदि बोधक। विस्म आदि बोधक। विस्म आदि बोधक का ही मतलब होता है भैया, इसमें आपको जानकारी मिलेगी सुख, दुख, उत्साह, खुशी, इन सब चीजों की भावना, और इन सभी वर्डों के बीच में आपका एक एक्सक्लामेटरी मार्क्स भी यूज होगा। जैसे इसमें शब्द आपको मिलेगा एलास, शारो, शारो, जॉय, हुर्रा, हे,
ओ, वाओ, ऐसे वर्ड आपको इसमें मिलेंगे, ऐसे वर्ड आपको इसमें मिलेंगे। इससे क्या होती है कि आपके अंदर आकस्मिक जो भाव उत्पन्न होते हैं, यानी आकस्मिक जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विषम आदिबोधक की कैटेगरी में रहते हैं। जैसे कभी मान लीजिए कारणवश कि आप तेजी से जा रहे हैं और एकाएक किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपके मन से क्या निकलेगा, आ की भावना आएगी कि नहीं। अगर जब आ की भावना आती है तो उस समय आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की वाक्य जो होती है उसको आप विस्मरण करते हैं। रीजन क्या होती है, ओ, आ, अरे, ओ, कहते हैं वाओ। वाओ का मतलब क्या होता है, कहीं पे आश्चर्यजनक की चीजें बताती है। जैसे आपने किसी दृश्य को देखा, किसी गार्डन को देखा, उसमें कोई पुष्प लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर होता है, कहते हैं वाओ, वाओ, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब युवाओं सब क्या करता है, उसकी आश्चर्यजनक चीजों को बताने का कार्य करता है, वाओ। तो ऐसे चीज में होते हैं, जैसे मैंने कहा एलॉस, अब ध्यान दीजिएगा, एलॉस, एलॉस की बात आ गई। अब दुख हो गया तो सीधी सी बात है कि जब ये सेंटेंस आपके सामने पूछेगा तो दुख भरी कहानी से ही पूछेगा। तो दुख की बात क्या है, आप ये लिखोगे एलॉस माय यंगर ब्रदर my younger brother cannot my younger brother cannot pass इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। अब बताइए, जब किसी का भाई हो, ठीक है, अब वो भाई जब परीक्षा पास ना कर पाए तो उस समय आपके मन में कौन सी भावना उठेगी, उत्साह आएगी, नहीं आएगी ना। आपके घर में शोकाकुल की भावना आएगी, यार सभी बच्चे पास हो गए लेकिन मेरा भाई फेल हो गया। अब फेल हो गया भैया तो क्या होगा, आप कभी खुशी का इजहार नहीं करेंगे कि करेंगे, नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर एक शब्द यहीं पे आपके सामने आ गया, ऐसे आ गया लिख करके, हुर्रा, आ गया हुर्रा, या माई एल्डर ब्रदर, ध्यान रहे, माई एल्डर ब्रदर क्या किया, ऑन द ट्रॉफी। अब बताइए कितनी उत्साह की भावना आई कि वाह, बड़ी खुशी के साथ कह रहे कि मेरा जो भाई है वो ट्रॉफी क्या किया, जीत लिया। तो आपके मन में उत्साह की भावना आएगी कि नहीं। तो ऐसे केस में भैया इस तरह का जो भी वाक्य आएगा, अगर आपको एलास मिलता है, सारो मिलता है, जॉय मिलता है, हुर्रा मिलता है, हे, ओ, अरे, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, इतने सब वाक्य अगर आपको मिलते हैं तो ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाकी हम आपसे फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे इसके अगले पार्ट को लेकर के। जय हिंद।